Rahul takes 8 minutes to cut block of wood into 5 pieces, huh? Yes, sir, 5 feet. How long will he take to cut it into 10 pieces? He take to cut into 10 pieces. So वो 8 मिनट लेता है टू कट द ब्लॉक इंटू 5 सर पीस. ये क्वेश्चन तो सिंपल है, डबल हो जाएगा। अच्छा, यही तो गलत है। 1 2 3 4, तो इसके 4 पार्ट कर दिए, यानी 4 कट्स के लिए वो 8 मिनट लेता है. सो फॉर 4 कट्स ही टेक 8 मिनट्स. तो 1 कट के लिए कितना? 5 लिखा है, 5 पीस। हाँ, 5 पीस हो जाएंगे ना, 4 कट मारेगा तो. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। 4 कट मारेगा तो 5 पीस हो जाएंगे. तो फॉर 1 कट ही टेक्स 2 मिनट्स. अब उसके पास 5 पीस हो गए हैं, और या उसी को वो 9 कट कर दे. अब दो स्थितियां बनती हैं. एक बड़े वो, या तो बड़े प्लैंक को 9 कट मार दे तो 10 हो जाएंगे, ये भी चीज़ हो सकती है. और या फिर आगे का ले, दोनों में वही आंसर आएगा. तो 9 कट्स के लिए क्या होगा? 9 कट्स के लिए ही टेक 2 इंटू 9, तो कितने मिनट हो जाएंगे? 18 मिनट. और नहीं तो 5 पीस हो गए हैं, तो 5 पीस में उसने कितने लिए बताओ? 8 मिनट पहले ही ले चुका है. और हर कट के वो कितने मिनट लेगा? क्या 2-2 मिनट लेगा? तो 8 मिनट पहले का और 2 मिनट 2 मिनट और, तो भी तो 18 हुए. बोलो. पहले 5 टुकड़ों में काट ले, अल्टीमेटली उसे 9 कट मारने पड़ेंगे 10 पीस करने के लिए. तो पहला 4 टुकड़ा कट किया, एक यहाँ टुकड़ा, एक यहाँ टुकड़ा, एक यहाँ टुकड़ा, एक यहाँ टुकड़ा, तो 8 मिनट लग गए. और फिर हर एक के 2-2 टुकड़े करे तो भी तो 10 टुकड़े हो जाएंगे. तो 8 प्लस 10 कितना हुआ? क्या तब भी 18 हुआ? बताइए. यही है आंसर. ओके, नाउ just hold. So class 10th chapter 1 history MCQ. Okay. So let us start with history. So nationality of artist Frederick Soru, who visualized his painting. तो वो कहाँ का था? So he was a Swiss person, स्विट्जरलैंड का था. ओके. नेशनैलिटी ऑफ फ्रेडरिक सेरियो. रिक सोरियो. सो जिसने आर्ट पेंटिंग बनाई, तो स्विट्जरलैंड. नेशनलिज्म विच इमर्ज. भाई आप इसमें देख लें, अलग से भी आप अलग. चलो फिर इसको चेक कर लेते हैं. जस्ट 1 मिनट.
फ्रेंच लिखा है, मैं एक मिनट। नेशनैलिटी ऑफ फ्रेडरिक सॉरियू। रुक जाओ, इसमें नेट पे देखते हैं। फ्रेंच एनग्रेवर, ओके, इसमें तो फ्रेंच ही लिखा है। पेंटिंग मेड अप ऑफ, नेशनैलिटी फ्रेंच ही लिखा है, फ्रेंच करो, ठीक है। सर आप लाइव इंस्टा से देख लीजिए, वो वाली वेबसाइट अच्छी है। ओके, सर बायजूस से देख लीजिए, उसमें भी एमसीक्यू आते हैं। उसके फॉर्मेट ऐसे ही नहीं, तो क्या ही करेगा। कई जगह एक्सप्लेन इसको चेक कर लेना, क्योंकि कई जगह बी भी लिखा हुआ है और कई जगह ये भी है आपकी बुक में, जो भी हो, ठीक है। सो MCQ चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 10th। सर लाइव इंस्टा से देख लीजिए। ओके, सर बायजूस तो से भी देख लो, तो उसमें भी होता है। ओके, तो ये अभी हम लिख दे रहे हैं, फ्रांस का था। कुछ कुछ है जो भी दिए हैं साइट्स, उसमें फिर भी स्विट्ज़रलैंड दिया हुआ है। ओके, which type of conservative regime was set up in 1815 in Europe? So which type of conservative regime का क्या मतलब है? Conservative regime was in 1815 in Europe। 1814 में नेपोलियन हारा था, उस समय आसपास में कौन सी कंजर्वेटिव रिजाइम हुआ करती थी? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक एरिस्टोक्रेटिक। और डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल तो बहुत सारे एरिस्टोक्रेट, यानी आप कह सकते हैं रॉयल फैमिली के लोग थे, तो इट इज़ होना चाहिए। अब इसमें लर्न इंस्टा में ऑटोक्रेटिक बोल रहा है। सो अगेन, ऑटोक्रेसी का मतलब है कि जैसे, ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि बहुत सारे अपने ही नियम चलाए जाएं, ऑटोक्रेसी। तो अलग अलग सामंत बैठा दिए उन्होंने, अपने अपने नियम चलाए, तो वो अपने अपने जहाँ जहाँ सामंत बैठ गए हैं, नोबल। समझ में आई बात आपको? और एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि कोई नोबल फैमिली, लुइस और उसके डिसेंडेंट्स बैठे। तो ये बात है कब की? 1815 की, जब नेपोलियन बोनापार्ट हारा था। तो उस समय ऑटोक्रेटिक बोल रहा है कि जगह जगह जो बड़े बड़े लोग थे अपनी मर्जी की रिजाइम चलाते थे। तो इसका आंसर आप चेक कर लेना, ऑटोक्रेटिक लिखा है, सर गूगल पे तो ऑटोक्रेटिक ही आ जाए। ठीक है। नाउ क्योंकि समय बदल गया, ये 1790 से 1815 के बीच का समय बदला है। उसके पहले से 1719 में एरिस्टोक्रेसी चला करती थी, फिर ऑटोक्रेसी है। तो बहुत सारे जब रूलर हो जाते हैं किसी एक रीजन में, तो ऑटोक्रेसी आ जाती है। आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 पेंट्स। तो ये तो आप जानते हैं, फ्रेडरिक सॉरियू। नेपोलियन इन्वेडेड इटली, नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? सो इन जो भी है तो नेपोलियन कब से कब तक रहा? अगर आप देखेंगे तो व्हाट वाज द टोटल टेन्योर ऑफ नेपोलियन? तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसमें लिखा है कि इटली पर उसने आक्रमण किया 1790 में। इसका मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ फ्रांस उसने किया होगा। अभी वो राजा नहीं बना है, लेकिन उसके पहले उसने इटली पर विजय प्राप्त कर लिया। तब तक उसके हाथ में सत्ता नहीं आई है, ठीक है। तो 1790 में उसने किया है।
और ये बात सही है कि 1804 से 1815 तक नेपोलियन का राज रहा है। Who was proclaimed मेरी बुक में 1797 की है। नेपोलियन का? अब देखो हम ये लर्न इंस्टा से देख रहे हैं, अगर इसमें गड़बड़ है तो आप फिर इसे रीचेक कर लें, क्योंकि नेट पे पता चलेगा कि ऐसा कब हुआ है। ओके, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। जस्ट होल्ड। सर गूगल पे जो तो आप अप्रैल 2 1796 और 1796 लिखी है। 1796 यस सर 2 अप्रैल 2 1796। 1796 ओके, तो जस्ट एक मिनट। नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन विच ईयर? सर 1790s लिखा था सर। It is Friday, the 23rd of July, 2020. ओके, जस्ट सो इसमें आंसर दिया है 1796। 1796 ज़्यादा ठीक है, ठीक है, 1796 ही ठीक है। अप्रैल 2 1796। नेक्स्ट इज हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ इटली? सो ऑटोमन बिस्मार्क। किंग ऑफ इटली, यूनाइटेड इटली। ऑटोमन नहीं बना था सर। अब देखो वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना था, तो इटली का किंग कौन बना था बताओ? विक्टर, उसकी दाढ़ी थी इस तरीके की, मालूम है ना, विक्टर इमैनुअल की। तो दैट इज ऑटो, ये विक्टर इमैनुअल टू। और पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क वहाँ का पीएम था, और उसी ने सारा ये किया गया था। और हमारे यहाँ के जो बिस्मार्क है, सरदार पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है। सो विच इज़ द फॉलोइंग आर्टिस्ट हु पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया? आर्टिस्ट हु, और वो पेंटिंग लगाई गई थी जो जर्मन की नेशनल असेंबली थी, जो सेंट पॉल चर्च, उसमें बहुत बड़ी कॉटन के कैनवास पे टांगी गई थी, जो आपकी बुक में एक फिगर है। हु पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया? तो किसने ये किया था जर्मेनिया की? दैट इज फिलिप स्वीट, इट इज करेक्ट। Philip Wheat has painted. Who said when French sneezes, the rest of Europe catches cold? अच्छी बात है, इट इज़ ड्यूक मैटरनिक। वो कहाँ का था? हाँ, ऑस्ट्रिया का था, वो फॉरेन मिनिस्टर था। तो ड्यूक मैटरनिक ने ये बात कही थी कि तब यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। What happened to Poland at the end of 18th century? Which of the following answer is correct? So what happened to Poland? Happened to Poland in 18th century? इसमें 4 आंसर्स दिए गए हैं कि एक तो दिया गया है कि पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, और पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। पोलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी। पोलैंड वाज पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय 3 ग्रेट पावर्स, रशिया, प्रूशिया। और पोलैंड का विभाजन तो हुआ था। तो अब इसमें देखें, ये 18th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ था? पार्टीशन, पोलैंड के टुकड़े हुए हैं, और उसी में से हम कह सकते हैं, हाँ, कई लोगों ने बांट लिया था पोलैंड। तो रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने बांट लिया था पोलैंड के टुकड़े करके। पोलैंड एक वीकर कंट्री था, तो इसलिए डी आंसर सही है। बहुत बाद में पोलैंड को आज़ादी मिली है।
और वो भी वो हिस्से की आज़ादी मिली है जो रशिया के अंडर में था। तो पोलैंड वाज पार्टीशन्ड। और किसने उसके टुकड़े लिए? जर्मनी, रशिया, एट द एंड ऑफ 18th century by three great powers. रशिया, अच्छा, प्रूशिया का जब यूनिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पोलैंड की भी उसने ज़मीन ली है। जर्मनी का यूनिफिकेशन है ना, तो दैट इज़ ओनली जो प्रूशियन किंग था तो उसने उसको किया था। एंड ऑस्ट्रिया को भी इसकी ज़मीन मिली। तो इस तरीके से पोलैंड के टुकड़े हुए। प्रूशिया के ही राजा ने तो जर्मनी बनाया है और वही राजा बना है। ठीक है। सो केसर विलियम, यस, केसर विलियम ने ये काम किया, प्रूशियन किंग ने। और उसका मंत्री कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। नो सर, वो था सर मजीनी। हाँ, गुसिपी मजीनी ने यह काम किया। अब देखो कि हु प्लेड द लीडिंग रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब ये जो जर्मनी है इसका लीडिंग रोल किसने किया? हु प्लेड, अभी बता रहे हैं। हु, बिस्मार्क का नाम क्यों ले रहे हैं इटली का? जर्मनी और इटली अलग अलग है ना। सो एक मिनट जरा देख लेते हैं। हु प्लेड द लीडिंग रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो अभी दो चीजें हैं, एक है जर्मनी और एक है इटली। इटली में मजीनी है और इटली में है और जो है विक्टर इमैनुअल भी इटली में है। विक्टर इमैनुअल, और इटली में गैरीबाल्डी भी है, गुसिपी गैरीबाल्डी। और कौन है? ये सब इसमें है। अच्छा, इसमें कौन है? केसर विलियम। ठीक है, 2 है कि 4? चेक कर लेंगे। और इसमें इसी में ऑटो वन बिस्मार्क है, दैट इज प्रूशियन चीफ मिनिस्टर। ऑटो वन बिस्मार्क इसी में, सही बता रहे हैं आप लोग। हाँ, ऑटो वन बिस्मार्क। सो अब हम इटली का देख लेते हैं कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, तो उससे पता चल जाएगा। कैवूर, कैमिलो डी कैवूर। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था कैमिलो। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली कौन है? कैमिलो डी कैवूर। तो यहाँ आपने क्या देख लिया? बता रहे हैं कि जर्मनी का तो ओटोमन बिस्मार्क था। हाँ ठीक है, जर्मनी का ऑटोमन बिस्मार्क था। इन दोनों का पैरेलल चलता है, इन्हीं दोनों में गड़बड़ी होती है। तो ये केसर विलियम 2 वहाँ का किंग था। तो अब 2 और 4 में भी देख लेते हैं। फर्स्ट किंग ऑफ जर्मनी वाज, मतलब 2 था कि 4 ये देख लें। तो इट इज 1 है, केसर विलियम 1 लिख रहा है, वो तो हम देख लेंगे। अच्छा, अब देखो वो 4 जो था उसने तो मना ही कर दिया था, बोला था कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में काम नहीं करेंगे। जब हाँ तो केसर का मतलब किंग। अब इन सब में पूछा जा रहा है हु प्लेड द लीडिंग रोल इन यूनिफिकेशन। तो पहले लिखा केसर विलियम 1, क्या राजा ने ये रोल निभाया था कि ऑटोमन बिस्मार्क ने? ठीक है, और यह मैकर्निक तो कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए ऑटो वन बिस्मार्क इसका ये है, ऑटो वन बिस्मार्क।
नेक्स्ट इज 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रिया डेनमार्क। हाँ बिस्मार्क क्यों लिखा है? क्या मेरी राइट साइड में ओटोमन बिस्मार्क क्यों लिखा है? यही ये इस मतलब जर्मनी के लिए किसने किसने काम किया, जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए और इटली के यूनिफिकेशन के लिए। मजीली राइट में भी वो लिखा है ना ओटोमन बिस्मार्क। नहीं लिखा है, वो क्वेश्चन का आंसर है, हु लेड द प्रोसेस, और ये दोनों अलग हैं। ठीक, इटली के लिए किसने काम किया और जर्मनी के लिए किसने काम किया, समझ में आ गई बात। सर इसमें केसर विलियम वन नहीं लिख सकते? केसर विलियम वन तो एक राजा था, उसने कुछ किया नहीं था, बस वो ऐसा ही था। इसका ये मंत्री बहुत चतुर था, तो वो सब जगह जा जा के उसने काम किया, और ये जो है इस तरीके से, और 7 साल तक 3 लड़ाइयाँ भी लड़ी गईं जिससे ये जर्मनी यूनिफाई हुआ। तो कौन कौन सी लड़ाई थी, क्या दैट इज प्रूशियो ऑस्ट्रियन वार, प्रूशियो डेनमार्क वार, और इस तरीके से 3 wars ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन। तो इससे किसकी विक्ट्री हुई। हाँ देखो 3 wars ओवर 7 years, ठीक है, विद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से लड़ा इसने, डेनमार्क से लड़ा और फ्रांस से, और तो उससे प्रूशिया की विक्ट्री हुई। ठीक है, और जो भी हो, जर्मनी के 39 फेडरेशन है, उन कंट्री से भी लड़ा, तभी तो वो जीता, अल्टीमेटली उनको भी विजयी किया। सो एंड फ्रांस भी होगा, एंड जो 39 फेडरेशन थी, कन्फेडरेशन थी ना, जो जिसको ये जो आपस में यूनिफाई हुई थी, तो उन सब से लड़ने के बाद रिजल्टेड, इससे क्या हुआ, रिजल्टेड यूनिफिकेशन ऑफ, क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ कि नहीं, या ये भी कह सकते हो प्रूशियन विक्ट्री, क्योंकि प्रूशियन ये वार लड़ी थी, इसलिए प्रूशियन विक्ट्री हुई। अब देखिए, हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी। केसर विलियम वन। हाँ, हु प्रोक्लेम, देखो नेट में 1 ही दिखा रहा है, हु प्रोक्लेम द एम्परर। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि केसर विलियम 1 है, देखो केसर विलियम 1 ऑफ प्रूशिया, इसमें बार बार केसर विलियम 1 ऑफ प्रूशिया दे रहा है आंसर, और नेट में भी 1 ही दिख, किसका, हाँ, हु प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ जर्मनी, हु प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ जर्मनी। सो इन 1871 में ये जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है। सो केसर का मतलब राजा, कैसर विलियम 1 ऑफ प्रूसिया, तो उसने अपने आप को एम्परर बना लिया था। अब देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियन कोड। तो विच was not the feature, equality before law, universal adult franchisee, right to property, privilege based on birth। हाँ, नॉट, ये बात सही है। फीचर ऑफ नेपोलियन कोड, इसने जो क्लर्जी के प्रिविलेजेस थे वो सारे हटा दिए। सो इट इज प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये अच्छा, तो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ ये फीचर नहीं था, ये एबॉलिश कर दिया था। देखो मैं 4 बातें लिख रहा हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, 4 चीजें हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या ये फीचर था? अच्छा ये बताओ, प्रिविलेज ऑन बर्थ, क्या ये फीचर था? तो यही तो लिखना है।
जो उसका फीचर नहीं है, उसके कोड में नहीं है, वही लिखना है। और इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी फीचर था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या, जो भी उस समय जिस साल तक उसने माना हो, उस साल के ऊपर वालों को उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी, वोट का अधिकार दिया। अब देखें कि हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, किसने मेजबानी की? बोलो। हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना में किसे हराया गया? नेपोलियन को। हाँ, तो उसमें ऑस्ट्रिया भी था ही, ऑस्ट्रिया था, प्रूशिया था, इंग्लैंड था, इन सब लोगों ने मिलकर हराया था। एक और कोई था, तो ड्यूक मैकर्निक ने ये काम किया था। हु होस्टेड, तो इसका आंसर है कि ड्यूक मैटर्निक। सो इसने मेजबानी की थी। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस व्हाट अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस वर, द पॉलिटिकल एंड constitutional changes brought about by the French Revolution, brought about, जो भी लाए गए थे, about by French Revolution, were क्या क्या लाए गए? इट एंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की, पहला है कि इसने एब्सोल्यूट मोनार्की ख़त्म कर दी। दूसरा है इट एंडेड, इट ट्रांसफर्ड पावर टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, उसने फ्रेंच सिटीजन को पावर दे दी। इट प्रोक्लेम्ड दैट हेयर फोर्थ हैंस फोर्थ पीपल विल कंस्टिट्यूट द नेशन एंड ऑल द अबव। ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि सब कुछ इसने किया कि वो अपना शेप और अपनी डेस्टिनी खुद बनाएंगे। सो ऑल ऑफ अबव। नाउ who, what does absolutist mean? What does, वो मतलब किसी की सलाह से ना काम करे, वो अपने मंत्रियों की भी सलाह ना ले, वो जो उसका मन करे वही करे। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स क्या मतलब है कि फिलॉसफी, ए थ्योरी, और मोनार्कियल गवर्नमेंट, ए पेंटिंग। मोनार्कियल गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी भी इसको ही कहते हैं ना। ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं और अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह जगह चलाते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। हाँ, ऑटोक्रेसी का मीनिंग हम देख लेते हैं तो बताएं, और चेक कर लेते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय ऑटोक्रेसी? According to Wiktionary, एक मिनट। सो इसका मीनिंग देख लें। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। तो यही है, दैट इज ऑटोक्रेसी है, चाहे ऑटोक्रेसी। और जब बहुत लोगों को, सामंतों को दे दे तो अरिस्टोक्रेसी, और अकेले चलाए तो ऑटोक्रेसी या ऑटोक्रेसी कहलाता है। ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुई थी तो बहुत सारे कंट्रीज आके साइन करे थे, तो हाँ, वो एरिस्टोक्रेसी है ना। बहुत सारे कंट्रीज आके साइन किए थे, वो सब राजा लोग थे। तो राजा लोगों के नहीं होने से, जैसे अगर मान लो एक एरिया में राजा ने लोगों को जमीन बांट दी है तो वह एरिस्टोक्रेसी होती है। सामंत बैठा दिए, नोबिलिटीज, अलग अलग जमीन, तो उसको कहेंगे कि पूरा पूरा कंट्री जो है एरिस्टोक्रेटिक हो गया है। अब तो सर उन्होंने वापस फ्रांस का सारा बॉर्बन डायनेस्टी को दे दिया था। मतलब अगर आपने अपनी ज़मीन पर बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को सब जगह करते चले जा रहे हैं, नोबिलिटीज़ को, अपने परिवार वालों को, सब नोबल पर्सन है, तो उन्हीं को इधर उधर बैठा दो जगह जगह, तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। कि राजा और राजा का परिवार जब शासन करता है, सो दैट इज कॉल्ड, व्हाट डज इट मीन बाय एरिस्टोक्रेसी? here's the definition of aristocracy.
द The people पीपल of the ऑफ highest हाईएस्ट social सोशल class who often क्लास, have special तो titles. उन्हीं को पावर रहती है. द स्ट्रेंथ इज इन हाईएस्ट सोशल क्लास. सिंगल के हाथ में नहीं रहती है, जो सबसे बड़ी सोशल क्लास है उसके हाथ में पावर रहती है. तो एरिस्टोक्रेसी क्या है? पावर इज इन हैंड ऑफ पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास. तो बहुत सारे, अगर मान लीजिए सबको उसने बांट दिया अपने लोगों में, तो फिर वही एरिस्टोक्रेसी होगी. अगर अकेला चला रहा है राजा तो ऑटोक्रेसी है, वही एब्सोल्यूटिस्ट है. और बहुतों में बांट दिया है तो एरिस्टोक्रेसी है. बहुत फाइन लाइन है. तो ये ज़्यादा बदल, अगर ये कमज़ोर है तो एरिस्टोक्रेसी भी बदल देगा, सबको बांट देगा. और खुद स्ट्रेंथ है तो सब इसके कंट्रोल में रहेंगे. समझ में आई बात? फिर नहीं तो फिर उसके सामंत पावरफुल हो जाएंगे तो फिर एरिस्टोक्रेसी बन जाएगी, अपनी मर्जी का लगान वसूलेंगे. नहीं, राजा पावरफुल है तो ऑटोक्रेसी है. पावर के ऊपर है कि कैसा है. नाउ द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, हाँ, केम विद, तो कहा गया है अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो रिवोल्यूशन, इसके पहले लोग सोचते ही नहीं थे कि हमारा नेशन है. जिस राजा ने कब्जा कर लिया बस उसी के प्रति भक्ति रही. हम ज़मीन पर अगर राणा प्रताप ने कब्जा कर लिया तो उनकी है, अकबर ने कब्जा कर लिया तो भाई हम उनकी ज़मीन में. नेशन का कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था. नाउ व्हाट डज ए ब्लाइंड folded woman carrying a pair of weighing scales symbolize? What does a blind folded woman with a pair of, एक आंख पे पट्टी बंदी, काली पट्टी और तराजू लिए, वो क्या सिंबलाइज करता है? ए पेयर ऑफ weighing scales. So it is peace, equality, justice, liberty. So equality. जस्टिस होगा, इक्वलिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है. वो न्याय की देवी है. आंखों में पट्टी बंधी रहती है कि नहीं? ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, तो वो किसका होता है? ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन विद ए पेयर ऑफ स्केल. तो Lady Justice. ये किसके According to लिए है? Wikipedia, Lady देखो, Justice is an allegorical Lady personification of the moral force in judicial systems. ऐसा दिखाया गया है Her कि नहीं? attributes are a blindfold, scales, and a sword. तो इट इज जस्टिस. सब न्याय की देवी. हाँ. नाउ व्हाट इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना? ट्रीटी ऑफ वियना के क्या मेन इंटेंशन थे? व्हाट वाज द मेन इंटेंशन behind ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में हुई थी. अब चार चीज़ें हैं: रिस्टोर रिपब्लिक, रिस्टोर डेमोक्रेसी, रिस्टोर मोनार्की, नन ऑफ दिस. तो रिस्टोर मोनार्की, ये बात सही है. तो फिर से मोनार्कियल, क्योंकि वहाँ पर लुई फिलिप को बैठा दिया गया था. तो इस तरीके से क्या इसका आंसर है? रिस्टोर मोनार्की. वो भी लुई 16 का ही जो थी डायनेस्टी, उसी का ही था लुई फिलिप. तो फिर से वहाँ राजा बैठा दिया. और ये कंजर्वेटिव्स ने किया था सब, क्योंकि सब राजा लोग ही थे जिन्होंने संधियाँ कराई थी. और ऑस्ट्रिया था तो उसने भी उसी डायनेस्टी का साथ दिया जिसमें उसकी जो बेटी ब्याही थी प्रिंसेस, तो मैरी एंटोनिटी. तो फिर उसने कहा उसी डायनेस्टी वाला बैठना चाहिए. मैरी एंटोनेटी कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी. तो उसने फ्रांस के राजकुमार से शादी की थी, लुई 16 से. अच्छा, व्हाट डिड जर्मेनिया सिंबलाइज? जर्मेनिया से क्या मतलब है? जर्मेनिया, जर्मनी की एलिगरी थी. हाँ,
सिंबलाइज, क्या वो फ्रेंच नेशन, जर्मन नेशन, ब्रिटिश नेशन, नन ऑफ दीज? सर जर्मन नेशन, जर्मन नेशन। जर्मन नेशन। उसको कई बार रोते हुए भी दिखाया गया है जब जर्मन। एलिगरी का मतलब है कि ये रूपक अलंकार है, किसी देश को हम किसी एक मूर्ति के रूप में दिखा दें। जैसे भारत है, एक है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, लेकिन हम उसको कहें भारत माता, तो हम ऐसे कह दें कि बादल मुस्कुरा रहे हैं। तो जो चीज़ जिसमें जान नहीं है उसमें हम ऐसी चीज़ें डाल दें कि मुस्कुरा रहे हैं, बादल कैसे मुस्कुरा सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें नृत्य कर रहे हैं, तो रूपक जर्मन की एलिगरी थी। एलिगरी थी, तो उसको बताया गया कि ऐसा दिखाया गया कि जर्मन में जान है, तो उसको इस तरीके से कहा जाता है। यही जर्मन है, जर्मेनिया ही जर्मन है। नेम द कस्टम यूनियन फाउंड बाय प्रूशिया टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। तो उस नेम द कस्टम, ये ज़ॉल्वेरिन होगा क्या? यस सर, जॉल्वेरिन। फॉर्म्ड बाय प्रूशियन टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। तो इसमें क्या थे, 39 कन्फेडरेशन थे, जो जर्मन स्पीकिंग देश थे उन्होंने इसे साइन किया था। 39 देश थे, तो उस वो ज़ॉल्वेरिन था। तो 39 जो कंट्रीज थे वो इसमें थे। तो फ्रेंच, इसको कह सकते हो जर्मन कन्फेडरेशन। उनके बीच में अगर आपसी व्यापार होता था तो कोई टैरिफ नहीं लगता था। ऐसा नेपोलियन ने भी जिन देशों को जीता उसके साथ किया, ऐसा जर्मनी ने उसी को देखा देखी किया। नाउ व्हाट डिड डास वोल्क स्टैंड फॉर? सो दास वोल्क स्टैंड्स फॉर, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्या कॉमन पीपल के लिए होता है? वैसे इसमें कई ऑप्शंस दिए हैं, डेमोक्रेसी, फैक्ट्री वर्कर्स, स्लम डवेलपर्स और कॉमन पीपल। आप देखेंगे कि ये जब भी फ्रांस में रॉबेस्पियर आया था तो उसके पहले वहाँ पर जो भी थे वो स्ट्रिप्ड पैजामा पहनते थे, उनको क्या कहते थे? दैट इज, है ना, तो और वो कैप लगाकर घूमते थे, तो वो लोग उसी इसका था ये। तो नाउ दैट इज एक मिनट, नो, तो आप ये देखिए कि इसमें दिखाया गया है कि दास वोल्क कौन थे। 9th की बुक में ये दिया गया है कि ये ऐसा पहन के घूमते थे। ये सो दिस इज, ये ऐसा ये चीज़ पहन के घूमते थे। तो मैं जैकोबिन क्लब के लोग अपने आप को क्या कहते थे बताओ? जैकोबिन क्लब का ही तो मेंबर था। तो सेंट जैकोबिन ने ये क्लब बनाया था और इसी का रॉबेस्पियर था, और रॉबेस्पियर ने सबको एग्जीक्यूट गुलोटिन कर दिया था फ्रांस में, यही तो किया था लुई 16 के हटने के बाद। की बुक में भी है, पेज नंबर 14। तो दास वोल्क जो है कॉमन पीपल को कहते हैं। तो जो जैकोबिन्स अपने आप को दास वोल्क कहते हैं, उनकी जो कहानियाँ होती थी उनको प्रमोट किया गया, ऐसा है। नाउ सो इट इज, ये जॉहन गॉट फ्रीड हर्डर क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर इज एमंग कॉमन जर्मन पीपल। ये किसने बात कही बताइए?
जोहन वाटर फ्राइड गॉटफ्राइड, इसने बताया, क्लेम्ड दैट जर्मन, कोई भी जर्मन कल्चर किसके बीच में है? कॉमन पीपल ऑफ जर्मन इज among common people among common German people। और उनको उसने क्या कहा, वैसे मैं फ्रांस की बात बता रहा हूँ लेकिन ये जर्मनी की है, जर्मन पीपल कॉल्ड दासवोर। जो भी नेशनलिज्म का प्रिंसिपल था वो पूरे यूरोप में फैला। आप ये देख लें, जैसे यंग इटली, यंग यूरोप, ऐसी कई संस्था बनी, जैकोबिन क्लब भी जगह जगह बने। अब देखो, which of the following is true with reference to romanticism? So what is true with romanticism? सिज्म ये रोमन कल्चर था जो ग्रीस में बहुत प्रचलित था। ग्रीस जो है वो रोम के आसपास ही था, तो वहाँ ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, दैट इज फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कल्चरल मूवमेंट्स, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। रोमांटिसिज्म में क्या था, रोम से क्या चीज़ ली गई है? क्या वहाँ का कल्चर लिया है पूरे यूरोप ने? जगह जगह जो स्कल्पचर बने हैं, क्या वो रोम की प्रेरणा से हैं? ये अपने एपिक पर था, सबसे चरम पे था क्या, जब जूलियस सीजर और ऑगस्टस थे, उन्हीं के नाम पे सारे महीनों के नाम बने हैं क्या? हमारे जितने हैं जनवरी फरवरी सब रोम के राजा रह चुके हैं। तो रोम का ये जो कल्चर था, फिर रोम का कल्चर ख़राब कैसे हो गया? उन्होंने लेड के बर्तनों में पानी पीना शुरू कर दिया, और लेड जहरीला होता है, तो सबको एक ऐसी बीमारी पकड़ी कि पूरा का पूरा रोम तबाह हो गया। सो इट वॉज सेड दैट रोम इज़ नॉट बिल्ट इन ए डे, लेकिन आप देखें इट हैज़ पेरिश्ड इन फ्यू डेज, क्योंकि उसने लेड के बर्तनों में पानी पिया, उसी पे खाना खाया, उसे पता ही नहीं चला वो कब ख़राब हो गया। लेकिन उसका कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ के ऑडिटोरियम या और ये सब देखें तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो उन रोमांटिसिज्म में उनकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और साथ में उनका और कौन सा मूवमेंट है, कल्चरल मूवमेंट। रोमन कल्चर अपने आप में बहुत आगे था। तो ग्रीक के इंडिपेंडेंस में क्या इसी रोमांटिसिज्म को आगे करके उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। नाउ सो इट इज़ ए काइंड ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, तो जिससे कि रोमन माइथोलॉजी है, उनकी कहानियाँ हैं, इन सब पर, राजाओं की कहानियाँ, इन सब पर ग्रीक ने लड़ाई की। हु वर द जंकर्स? जंकर कौन थे? Yes, they are large landowners. Now, which area was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? 1871 बहुत आगे की बात है। तब तक ज़्यादातर सब यूरोप के देश आज़ाद हो चुके थे, सब जगह से अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई थी। सो विच एरिया वॉज, तब तक तो 1871 में थर्ड रिपब्लिक आ चुका था, फ्रेंच रिपब्लिक पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका था। वाज नेपोलियन 3 ने गद्दी छोड़ी थी 71 में, और वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। विच एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन? नेशनल टेंशन in Europe in 1871। तो 1871 में जो भी एरिया था बाल्कन में बहुत सारे लोग थे जो ऑटोमन एम्पायर के वीक होने से अब आज़ाद होना चाहते थे। एक उनमें से ग्रीस तो आज़ाद हो ही चुका था, लेकिन बाकी लोग बाल्कन की पहाड़ियों में रहते थे, और वो बीच बीच में एरिया में बसे हुए थे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हथियाना चाहते थे, तो इस वजह से उनमें लड़ाई होती थी। ऐसे करीब 25 कंट्री थे जो बाल्कन एरिया में थे, और आपस में वो बहुत दिनों तक लड़े।
सो इट इज़ बाल्कन एरिया। अब उनकी अलग अलग लड़ाई बताई नहीं जा सकती है, वो छोटे छोटे कंट्री हैं, इस वजह से आप लोगों के में उसकी हिस्ट्री है नहीं। बाल्कन तो बाल्कन्स कह सकते हैं। ऑटोमन एम्पायर से जब उनमें खलीफा की लड़ाई हुई थी तो ये बात हुई थी। नाउ अब कुछ चीज़ें हैं जिनको मैच करना है। तो ब्रोकन चेन किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो ब्रोकन चेन के बारे नाउ ब्रोकन चेन का मतलब क्या है? क्या हीरोइज्म और बीइंग फ्रीड? बीइंग फ्रीड, क्योंकि ब्रोकन चेन का मतलब है कि हम आज़ाद हो गए, हथकड़ी टूटी। ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जो बना ड्राफ्टिंग की गई मीरा बाऊ ने और इन सब ने मिल करके टेनिस कोर्ट में, तो उसमें ब्रोकन चेन दिखाई। और क्या बताया? दैट इज़ ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। तो एक वो जो हम लोग लगाते हैं, कोट पिन नहीं लगाते हैं, तो ब्रेस्ट प्लेट और उसमें गरुड़ बना हुआ था विद ईगल। नेम प्लेट की जगह ब्रेस्ट प्लेट, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। सो सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। मिलिट्री ऑफिसर ऐसा लगाते हैं, तो उसमें ईगल बना हुआ था। नाउ क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो जर्मेनिया पहनी थी, वो किस लिए था? ओक लीव्स, दैट इज हीरोइज्म। एंड स्वॉर्ड किस चीज का प्रतीक था? दैट इज रेडीनेस टू फाइट। रेडीनेस टू फाइट। एंड ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड के ऊपर कुछ जैतून की पत्तियां थीं। ऑलिव, जैतून का तेल होता है ना जो हम लोग खाते हैं। सो ऑलिव ब्रांच अराउंड स्वॉर्ड, उसके ऊपर पत्तियां लिपटी हैं। आपकी जो बुक में बना है आप देख सकते हैं, ब्रांच अराउंड स्वॉर्ड। इसका मतलब क्या है? विलिंगनेस टू मेक पीस। हम लड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से ही बात बन जाए। टू मेक पीस। ओके, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। सो ये किस में है? दैट इज फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, दैट इज जर्मन स्टेट। तो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर है, बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट। तो ये लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग था, फ्लैग जो जर्मन को आज़ाद कराना चाहते थे। फ्लैग फॉर लिबरल नेशनलिस्ट। ड्यूक ने, जो राजा था वहाँ का, उसने इसे बैन कर दिया था। रे ऑफ राइजिंग सन, रेज ऑफ राइजिंग सन, इट इज बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा। न्यू ईरा, नए युग का आगाज होने जा रहा है। न्यू ईरा यानी शुरुआत होने जा रही है। तो इस तरीके से ये बात की गई थी। पिक्चर बेस्ड ऑन। सो अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किसकी पिक्चर है। सो ये है, आइडेंटिफाई, नेम द आर्टिस्ट हु पेड, ये जिसने बनाई, फिलिप वीट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इमेज? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट बिकेम, जो इसने पेंटिंग बनाई, यही एलिगरी ऑफ जर्मन बन गया, क्योंकि इस यही एलिगरी बन गई, रूपक बन गई, और इसकी तलवार में ओक लीव्स लगी हुई है। तो ये देखा जा सकता है। ओके, नाउ जस्ट चैप्टर 1 ज्योग्राफी MCQ क्लास 10th। सर हमारे 4 कैरेक्टर मैप भी आ सकता है, मैप देने पर जगह पूछ लेंगे।
ओके मैप का हम बता देंगे। वो बस उसी जगह से आएगा, हिस्ट्री का तो नहीं आएगा, बस ज्योग्राफी का आएगा। हाँ ज्योग्राफी में आएगा। सो मैप की हम तैयारी करा देंगे। वो ऐसे कहीं वेबसाइट पे किसी एनसीईआरटी की हमने आपको भेजे भी हैं कुछ मैप, तो उससे भी देख के कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। सो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कौन सा है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सॉइल कंजर्वेशन को कौन सा मेथड हेल्प नहीं करता? सो व्हाट डज नॉट हेल्प इन कंटूर प्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, creating shelter belts, plowing up and down in slope. So help that is चार चीज़ें दी गई हैं। सो ये हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। कंटूर प्लेइंग का मतलब है कि सीढ़ी नुमा खेत बना के खेती करना, इसको क्या कहेंगे? सर यही होगा। इससे बच जाता है, ये इससे ये अच्छा है क्योंकि अलग अलग प्लेन फ्लोइंग। हाँ सो ये जी। तो इस तरीके से स्ट्रिप क्रॉपिंग, अगर ज़मीन में आपने खेत में गड्ढे गड्ढे बना के किए तो भी अच्छा है, तब भी तो मिट्टी नहीं बहेगी ना। स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट, जगह जगह अगर आपने कुछ शेल्टर बेल्ट लगा दी तो भी मिट्टी कहीं नहीं जा पाएगी। और ठीक है, और चौथी चीज़ क्या है कि प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स, तो यही चीज़ है। अप एंड डाउन का मतलब बस सीधी खेती करना पहाड़ों पे, तो पहाड़ी में अप एंड डाउन ऐसे स्लोप करेंगे, तो अगर ऐसे अप एंड डाउन करेंगे तो मिट्टी बह जाएगी। अप एंड डाउन द स्लोप। और एक है स्लोप के अक्रॉस कर रहे हैं तो कंटूर प्लोइंग है, उसे क्या कहते हैं कि कंटूर प्लोइंग कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। नाउ टी गार्डन जैसे बनते नहीं है, तो टी गार्डन्स में आप देखेंगे तो ऐसे ही मुन्नार में आप देख लो, मुन्नार में भी ऐसी खेती होती है, तो बहुत अच्छी खेती होती है। ठीक है, ये हम दिखाते, गार्डन्स ऑफ मुन्नार देख लो, मुन्नार के खेत कितने अच्छे हैं। तो अगर आप देखेंगे या जो लोग वहाँ रहते हो केरल के, वो समझते भी होंगे कि ये कंटूर प्लोइंग है, ये कंटूर प्लोइंग है। इसे और बड़ा करके दिखा दें, दिख रही है? है ना? हाँ, लेकिन ये एक तरीके से जो हमने आपको दिखाया है कि ये इससे मिट्टी बहती नहीं है, तो ये कंटूर प्लोइंग आप देख रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? चार चीजें बताइए, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल। विच इज रिसोर्स? सोलर एनर्जी, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स ये सभी मिट जाएंगे, सोलर एनर्जी तो हमेशा आती रहेगी। मतलब नॉन एक्सो, क्या बोलो? जो अब दोबारा नहीं बन सके उसको कहते हैं। हाँ हाँ, रिन्यूएबल का मतलब है फिर से मिल जाए, कभी ख़त्म ना हो, तो रिन्यूएबल। हाँ, नॉन एग्जॉस्टेबल। नहीं, नॉन रिन्यूएबल का तो मतलब एग्जॉस्टेबल। रिन्यूएबल का मतलब जो कभी एग्जॉस्ट ना हो, रिन्यू होते रहे। नदी में पानी चला गया फिर बरसेगा फिर आएगा, साइकिल बना हुआ है, रिन्यूएबल है। प्लांट काट लो फिर लगाए जा सकते हैं, रिन्यूएबल है। और जबकि फॉसिल फ्यूल लाखों सालों में हुए हैं, हमने 200 सालों में ख़त्म कर दिया है, मालूम है कि नहीं? तो
यानी वो एग्जॉस्टेबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब सर नॉन रिन्यूएबल का मतलब खर्च हो जाए। अगर आप उनको जो है केयरलेसली यूज़ करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे, तो क्या वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो इस तरीके से है। नाउ अब देखें एलुवियल सॉइल, द एलुवियल सॉइल जो ये नॉर्थ इंडिया में मिलती है, एलुवियल सॉइल चिकनी मिट्टी, उसमें क्या क्या होता है? तो आपके टाइप क्या सर उसके अंदर होता क्या है? सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ऑल ऑफ दीज। सर ऑल ऑफ दी सो हाँ, सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगा, और क्ले जिससे बर्तन बनते हैं, ये सब कुछ होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, तो वन विच डज नॉट चेक, जिससे चेक लैंड डिग्रेडेशन, कई चीज़ों से डिग्रेडेशन रुक जाता है, लेकिन इसमें से एक ऐसी चीज़ है जिससे लैंड डिग्रेडेशन नहीं रुकता। जैसे कि कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग अगर करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन रुक जाएगा, डिफॉरेस्टेशन क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट से भी रुक जाएगा, और अगर डिफॉरेस्टेशन करोगे, सारे जंगल काट दोगे, तो लैंड तो खराब हो जाएगी। सो डिफॉरेस्टेशन इसका आंसर है। नाउ जो बुरियल ग्राउंड है उसमें क्या किया जाता है? क्या कचरा फेंका जाता है? ठीक है, इट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, या लोगों को दफन किया जाता है, या नेशनल रिसोर्स, या इंडिविजुअल रिसोर्स, या इंटरनेशनल रिसोर्स। कम्युनिटी बेस्ड, क्योंकि जैसे मुस्लिम अपना बुरियल ग्राउंड है जहाँ पर दफन किए जाते हैं सब, सो बरी कर दिए जाएं, तो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स। रिसोर्स जिसमें लिखा रहता है रेस्ट इन पीस। क्या लिखा रहता है? RIP ना, रेस्ट इन पीस। हाँ। सो लेटराइट सॉइल कैसी होती है? क्या उसका सारा जमीन के अंदर चला जाता है और कंकड़ पत्थर बसते हैं? ठीक है, इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, लेकिन इसमें भी कुछ उग सकता है क्या? यस सर रुक सकता है। तो क्या? काफी उग सकता है। तो इसमें टी, कॉफी, कैश्यूनट, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन, ब्लैक सॉइल कई तरीके की मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी। तो ब्लैक सॉइल कैसी होती है? इज डेफिशिएंट इन, इसमें क्या चीज़ नहीं होता है? क्या इसमें फास्फोरस कंटेंट नहीं होता? फास्फोरस नहीं होता, जो कि एक हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो फास्फोरिक कंटेंट नहीं होगा। नाइट्रोजीनियस होना चाहिए, फास्फोरिक होना चाहिए, सब चीज़ें तो होनी चाहिए, बट ये इसमें फास्फोरस नहीं है। इसमें बाहर से डाल सकते हैं कुछ? हाँ, पोटाश, इसमें जो यूरिया डाली जाएगी वो पोटाश की होगी। ठीक है, तो बाहर से आप मिला सकते हो। 8, अब देखिए, दैट इज फ्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन टू डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? कि अगर आप कंटूर लाइन बना लो और उसमें फिर प्लांट्स लगाओ, तो उसे क्या कहोगे? क्या कंटूर फ्लोइंग कहेंगे? फ्लोइंग अलोंग कंटूर लाइन। जो हम इस टाइप की खेती करते हैं टी की, उसको क्या कहते हैं? कंटूर फ्लोइंग ही है।
पहाड़ों पे की जाती है तो उसमें बारिश की ज़रूरत होती ज़्यादा, तो इसलिए पहाड़ों पे होती है और कंटूर लाइन में होती है। ठीक है, कम इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, सब कुछ वातावरण वैसा होता है। तो मुन्नार में आप जाएंगे तो बहुत सारे टी गार्डन मिल जाएंगे, अच्छी जगह है। अब नेक्स्ट देखो, that is plowing along the contour line. Okay, which one of the following is not the measure of soil conservation? Which is not measure, ठीक है, for soil conservation? मृदा अपर्दन के लिए किसको उचित नहीं ठहराया जा सकता? सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी के संरक्षण के लिए। तो कौन सा मेजर ठीक नहीं है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन, दैट इज शेल्टर बेल्ट, और चौथा है ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। सॉइल किससे ठीक नहीं रहेगा? अगर जमीन के नीचे का सारा पानी निकाल दें तो क्या, हाँ, फिर उससे मिट्टी सूख जाएगी, पपड़ी पड़ जाएगी, छिटक जाएगी। तो नीचे के पानी से उसे मॉइस्चर मिलता रहता है, वो बंध के रहती है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है कि टेरेस कल्टीवेशन कर रहे हो, अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक हैं। शेल्टर बेल्ट लगा रहे हो तो भी अच्छा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो आप ये देख लो, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है इस तरीके से, तो इससे भी काम बन जाएगा, पानी बहेगा नहीं। ठीक है, और अगर आप देखें कि टेरेस कल्टीवेशन, तो इस तरीके से, अच्छा, इसको इन्होंने कहा टेरेस बना लो। जैसे आपके घर के बाहर की टेरेस है, टेरेस कल्टीवेशन ही कंटूर प्लोइंग है। समझ में आ गई बात? टेरेस होता है ना आपके घर के बाहर छज्जा, तो क्या ये छज्जा टाइप है? तो टेरेस प्लोइंग है। शेल्टर बेल्ट देख लो, शेल्टर बेल्ट्स, तो इस तरीके से अगर हम बीच में कुछ ऐसे पेड़ लगा दें और बीच में क्रॉपिंग करें तो क्या उससे भी रुक जाएगा? बहुत सारे पेड़ लगा दिए तो ये शेल्टर बेल्ट है, उससे आपकी मिट्टी बह के नहीं जा पाएगी, लगातार कंटिन्यूटी में पेड़ लगा दिए जाए। तो इस तरीके से हमने देखा, लेकिन ओवर ड्राइंग ऑफ वाटर ठीक नहीं है। अब देखो, सो इस तरीके से ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, आपने बताया वो प्लेन एरिया था। हाँ, प्लेन एरिया में भी बाढ़ आ जाती है। जैसे बिहार जो है ज़मीन से सिर्फ 200 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, तो वो हमेशा डूब जाता है। अगर हम शेल्टर बेल्ट लगा दें तो वहाँ पानी जब वापस नदियों में जाएगा तो आपके खेत की मिट्टी नहीं ले जाएगा, वो वहीं छोड़ देगा। तो इस तरीके से व्हेन जो फ्लड गोज अवे, तो आपकी मिट्टी न ले जाए, मिट्टी वहीं बची रह जाए, तो शेल्टर बेल्ट लगाना ठीक रहेगा। Resources which are found in a region but not used, being utilized, are called, so resources which are found in region, किसी रीजन में हैं और but have not been utilized, have not been utilized। अच्छा, इसके 4 आंसर दिए गए हैं। दैट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, इंटरनेशनल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। तो इसका है पोटेंशियल रिसोर्स। स्टॉक वो होते हैं जो आगे फ्यूचर के जनरेशन के लिए हैं, जो फोर्थ कमिंग जनरेशन के लिए, आगे भविष्य के लिए छोड़ दिया जाए, उसे स्टॉक रिसोर्स कहेंगे। Now, which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? So, what is cause of? ये बात सही है, land degradation, degradation in Punjab। हाँ, वो हो गया है, उसका ज़मीन का ओवर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा आपने कर दिया है।
सो डिग्रेडेशन ये. नाउ द रीज़न इज, देख लेते हैं एक बार. ओवर इरिगेशन, ज़्यादा ही पानी आप उसमें दे रहे हैं. ओवर इरिगेशन, ज़्यादा सिंचाई कर दी है तो क्या उससे उसके जितने भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के अंदर, ज़मीन के अंदर परकोलेट हो गए हैं क्या? परकोलेट का मतलब ज़मीन के अंदर चले गए हैं, ग्राउंड वाटर में चले गए हैं. ज़्यादा पानी डालोगे ज़मीन में तो क्या लेटराइट सॉइल नहीं बन जाएगी? तो ये चीज़ है. सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग, अगर उसका मतलब लीचिंग हो जाए, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स हैं वो अंदर ही चले जाएं ज़मीन के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस, ये सही कह रहे हैं, फॉर्म्ड बाय इंटेंस. जैसे लीच नहीं होती, खून चूस लेती है, देखा है कि नहीं? लीचिंग कि नहीं देखा है? देखा है. वो अगर कोई कहीं पर भी काट ले तो खून चूस लेगी, वैसे ही उस जमीन का पूरा सब कुछ न्यूट्रिएंट्स चूस लिया गया है. इसको कहते हैं लेटराइट सॉइल. नेक्स्ट इज विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री. हमारे यहाँ कोल्ड डेजर्ट भी है. डेजर्ट नहीं, कोल्ड डेजर्ट इज आइसोलेटेड, हाँ, फ्रॉम रेस्ट ऑफ कंट्री. वहाँ पानी की बहुत कमी है. सो दैट इज लद्दाख. लद्दाख में ऐसा है. तिब्बत का भी टोटल एरिया ऐसा ही है जो प्लेट्यू है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो ठीक है. विच इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन टोटल लैंड एरिया. व्हाट इज परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन. तो हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र कितने हैं इन टोटल लैंड एरिया? दैट इज 43%. 43%. बुक में पाई चार्ट बना होगा, उससे देख लेना. 43% बता रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज़ लेटराइट सॉइल. कहाँ लेटराइट सॉइल पाई जाती है? विच स्टेट मोस्टली हैज़. लेटराइट सॉइल में उगता कहाँ है? ईस्ट के साइड. तो वहाँ पर आप देखेंगे चाय, कॉफ़ी, ये सब उगता है, और ये चीज़ मेघालय में पाई जाती है. चेरापूंजी, बहुत बारिश होती है तो इसलिए मेघालय में ये पाया जाता है. वहीं पर तो मोहसिन राम है, वहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है. नाउ देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट एवरीबडीज ग्रीड. हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन दिस स्टेटमेंट. ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी. यस. तो ये चीज़ आप लिख लेना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक रिसोर्स. लैंड, वाटर, ह्यूमन बीइंग, रॉक्स. विच इज बायोटिक रिसोर्स. बायोटिक जो दो, हाँ, रिसोर्स. तो हम लोग बायोटिक हैं और बाकी जो लैंड है, वाटर है, ये ए बायोटिक है. सो ह्यूमन बीइंग आर बायोटिक रिसोर्स. Which one of the following is not community owned resource? Which is not? नहीं, कम्युनिटी अलग, सब कोई सामुदायिक ओन्ड रिसोर्स नहीं है. ओन्ड रिसोर्स. तो ऐसा कौन सा रिसोर्स है? क्या ग्रेजिंग ग्राउंड, बुरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड्स, प्राइवेटली ओन्ड हाउस. सो इसमें कौन सा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स नहीं है? क्योंकि ग्रेजिंग ग्राउंड भी कम्युनिटी का होता है, बुरियल ग्राउंड भी होता है, विलेज के पॉन्ड भी कम्युनिटी के हैं, और लेकिन अपना प्राइवेटली ओन्ड हाउस क्या कम्युनिटी को दे दोगे? सो
इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेटली ओन्ड हाउस, ओन्ड हाउस, ओके। इन विच स्टेट ओवर ग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। सो ओवर ग्रेजिंग एक है, ओवर इरिगेशन सिंचाई की वजह से जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हुआ, कहीं ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुआ हो, दैट इज कहा गया है कि झारखंड एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु। सो इन विच स्टेट ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल राजस्थान, गुजरात For- some part of MP। लैंड डिग्रेडेशन। राजस्थान में मालूम है कि यहाँ काले हिरणों की पूजा की जाती है, ठीक है। काले हिरण का शिकार किया था सलमान खान ने, अभी भी यहाँ के चक्कर लगा रहा है। तो अब राजस्थान में वो जो हिरन बच गए थे ना, वो उन्होंने जमीन से जो नई नई कोपलें उगी उसको भी खा लिया, तो फिर जमीन का क्या होगा, पूरा थार डिजर्ट बन गया। अगर कभी ज़्यादा एक्सेस करो किसी चीज़ की तो भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है कि नहीं। तो वो जो जानवर इतने ज़्यादा हो गए कि उन्होंने ज़मीन की जो नई कोपल उगी घास उसी को खाना शुरू कर दिया, वो भी जानवर भी मरे और घास भी गई। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तभी से यहाँ पर सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं, दाल बाटी चूरमा खाया जाता है। दैट इज़ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तीन 19। अब देखिए, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। हाउ कैन द resources be बायोटिक एंड एबायोटिक। classified on बायोटिक बायोटिक। basis of their origin। तो इसका बायोटिक एंड एबायोटिक ही ठीक है। एंड बायोटिक। विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। सर ब्लैक सॉइल। is ideal for growing cotton, black soil। Okay, now which among the following is a type of resource classified on basis of exhaustibility। तो exhaustibility का मतलब है कि कौन सा रिसोर्स ऐसा है, प्राकृतिक संपदा, जो खर्च होने के आधार पर बनाई गई है। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये बात सही है, क्योंकि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बनाया गया। व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स और होराइजन इज नोन एज। उसे क्या कहेंगे, व्हाट इज, अलग अलग लेयर पे अलग अलग सॉइल है, उसे क्या कहते हो, ऑफ सॉइल। हाँ, इन डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल से पता चलता है कि कहाँ की ज़मीन में क्या उगेगा और वहाँ की टोपोग्राफी क्या होगी। ओके, नाउ वी विल हैव प्रैक्टिस ऑफ सम मैप्स। अच्छा, ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सर सिर्फ फर्स्ट चैप्टर। ओके, सर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। मैप्स ऑफ चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 10th। ओके, हिस्ट्री के भी मैप्स आएंगे बस। हिस्ट्री के नहीं आते हैं, सर ने वो अच्छा सेकंड चैप्टर सॉरी। हिस्ट्री में नहीं आएंगे। सर सोइल का ही आएगा हिस्ट्री। अच्छा, अब ये देखो कि यहाँ पर ये जो मैप दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा ये जो ब्लैक कलर में है तो ये ब्लैक सॉइल है,
ब्लैक सॉइल अगर आपको बनाने को दी जाएगी तो महाराष्ट्र और कर्नाटक है, फिर ठीक है। और ब्लैक सॉइल के बाद आप देखिए ये जो ज़मीन है इधर वाली, तो इट इज़ रेड एंड येलो सॉइल। तो ये कैसी सॉइल है? रेड एंड येलो सॉइल। दो चीज़ देख लें। तो ब्लैक है आधे भारत में नीचे, आधे भारत में नीचे क्या बना दोगे? इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे, रेड एंड येलो बना दोगे। अच्छा, इसके अलावा डेजर्ट सॉइल के लिए प्लेनर रीजन की तो समझ में आ गई। तो ये कैसी यहाँ मिट्टी पाई जाती? क्या एलुवियल है? हरियाणा पंजाब में थोड़ा सा इधर भी बना सकते हो, राजस्थान के पार्ट में, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वहाँ बना देना। और ये बिहार तक पूरा बनाते चले जाना, थोड़ा यहाँ से गुजरात में भी ले लेना। ये डेजर्ट सॉइल है क्या? हाँ, एरिड सॉइल है, ठीक है। और ये माउंटेनियस है ठीक है। तो उस तरीके से फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल बना देना। इसके अलावा बहुत जगह, जैसे आपने कहा कि मेघालय में लेटराइट सॉइल है, तो मेघालय तो जानते ही हो कहाँ पे लेटराइट सॉइल बनाने के लिए। तो ये मेघालय देख लिया। और या कोस्टल रीजन में जहाँ बहुत बारिश होगी वहीं लीचिंग इफेक्ट होगा। तो ऐसी जगह पे ऐसी मिट्टी आप बना देना, ठीक है। और जो फॉरेस्ट है वो सब फॉरेस्ट यहाँ भी बनाना, क्योंकि पूरा ये ढकना यहाँ से यहाँ तक, ब्रह्मपुत्र तक पूरा बना देना, पूरी हिमालयन रेंज, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी सॉइल हो गई जितनी भी तरीके की सॉइल थी, ठीक है। और लेटराइट सॉइल के लिए इधर के एरिया में भी बना देना। ये इसका सब लीचिंग हो गया। बहुत बारिश होती है ना मुंबई में, 6-6 दिन तक होती है। तो केरल में तो ये सब लेटराइट है। बोलो, पहला मैप समझ में आ गया? अब देखो कि आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक सॉइल कहाँ है, तो ब्लैक बना दिया। फिर पूछा जाएगा कि कहाँ पर एलुवियल सॉइल है, तो वो बना देना। दो तरीके के लेटराइट का जरा देख लो। तो लेटराइट यहाँ बनाना, यहाँ बनाना। पूरे केरला में, हाँ, ये मेघालय में, और ये थोड़ा उड़ीसा का पार्ट है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, और थोड़ा सा इधर। तो हाँ, जैसे इसमें ना सर पूरा दे रखा है, तो हमसे पूछेंगे तो हमको एक ही पॉइंट डाले कि हर जगह पे? आप देख लो, अगर मैप आएगा तो ये है, ये है, ये है, ये 3 जगह लेटराइट है। जहाँ बारिश ज़्यादा हो कर दे तो चलेगा ना? वो तो टीचर देखेंगे। अब जैसे इसमें क्या है, ये माउंटेनियस सॉइल है, तो माउंटेनियस सॉइल माउंटेन रीजन में बना देना। और ये पूरी ज़मीन किसकी है? ये कौन सी सॉइल है जो ये दिखाई दे? रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। इनमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये भी रेड एंड येलो है। मैप हमने जो भेजे हैं वही है, यही। लर्न CBSE खोल लेना। ओके सर। लर्न CBSE मैप प्रैक्टिस खोल लेना, आ जाएगा। तो ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 1 मैथ्स प्रैक्टिस आपको 10 मिल जाएंगे जो बोलना है। तो ये समझ में आ गई बात आपको कि किस तरीके का है। नाउ इसके अलावा सिविक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिविक्स में कौन सा चैप्टर आ रहा है? सिविक्स चैप्टर 1 MCQ क्लास 10th। सर इकोनॉमिक्स का करा दो। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 MCQ क्लास 10th। चलिए, नाउ वी विल नाउ learn economics. What will be the top priority in development goal of a landless labor? Landless labor की top priority क्या होगी? What? इस साल अच्छी बारिश हो जाए सर, उसके टैक्स मतलब टैक्स का जितने भी लोन है वो सब सर हट जाए। इतना लैंडलेस लेबर को लोन कौन देगा? उसको वेजेस ही मिल जाए, तो यही सबसे बड़ी बात। हाँ ना, उसके पास ज़मीन है, उसे क्या लेना देना बारिश से? उसके पास ज़मीन ही नहीं खेती के लिए। प्रायोरिटी ऑफ, ठीक है, इन डेवलपमेंट गोल। सर वर्किंग आवर्स कम हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। ऑफ लैंडलेस लेबर, तो दैट इज, इसका आंसर हो सकता है मोर डेज ऑफ वर्क मिले और बेटर वेजेस। ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, बैठा ना रहे खाली। मोर डेज ऑफ वर्क, एंड दूसरी चीज़ क्या है? बेटर वेजेस।
ये दो चीज़ें चाहिए. Next is, what will be the aspiration of educated urban unemployed youth? What will be aspiration better job of and better job and less working hours. educated urban, शहरी आदमी है और अनएम्प्लॉयड भी है, यूथ. तो अब इसमें बताया गया है, Better job and better wages. अच्छा, एन एजुकेटेड अर्बन एंड एम्प्लॉयमेंट यूथ विल एस्पायर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर. वो खेती में जाना चाहेगा क्या? कि सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन एट एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर अपवर्ड मूवमेंट. या अर्बन एजुकेटेड एंड एम्प्लॉय विल एस्पायर फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटी वेयर इज एजुकेशन कैन बी मेड यूज ऑफ. सी होगा. सी ही ठीक है. बेटर फैसिलिटी ऑफ रिक्रिएशन, तो उसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, बस उसे चाहिए हैं बेटर फैसिलिटी फॉर रिक्रिएशन. उसका खाली समय बचा है तो मौज मजा के लिए उसे एक अच्छी रिक्रिएशन चाहिए. ऐसा चाहता है वो क्या? तो वो क्या चाहेगा? गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए उसको. गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज एज पर हिज एजुकेशन. ये नहीं कि पीएचडी करके बैठा है चपरासी बन जाए. नाउ कहा गया है पिक अप द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो. फॉर एवरेज इनकम से क्या समझते हो? किसी कंट्री की एवरेज इनकम क्या होती है? क्या मीन्स टोटल इनकम ऑफ कंट्री, या इट इज इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल, या इट इज द पर कैपिटा इनकम, एंड एवरेज इनकम इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लैंड. क्या चीज़ है ये? हाँ, एवरेज इनकम इज पर कैपिटा इनकम. बात ना करें. इज पर कैपिटा इनकम. नाउ विच कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज ए डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो मॉडर्न वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है? विच country can be considered as country. तो उस कौन सा कंट्री है जिसे आप ऐसे कह सकते हैं? विच हैव एक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड ऑलवेज सोर्सेस फॉर फ्यूचर फॉर सिटीजन. और कंट्रीज विच आर एमंग द हाईएस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. Only rich countries that are considered to be developed because people have money to buy everything needed for human being, both material and non-material. Iran is a rich country and therefore it is a developed country. कौन? और इसमें बी क्या कह रहा है कि जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है, हाई है, उसे नहीं कहेंगे क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही तो पता चलता है कि कहाँ बेटर मेडिकल फैसिलिटी है और कहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट रहने के लिए, कहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी है, मोर अटेंडेंस रेट है, लेस ये जो है मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सब नहीं कंसीडर करोगे? Yes, sir. तो अब ये सारी चीज़ें देखते हुए तो बी कहा जा सकता है. सो विच कंट्री इज कंसीडर्ड विच हैज़ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. Which has high human development index. तो जिसका ज़्यादा HDI होगा वही ज़्यादा अच्छा कंट्री माना जाएगा. मनी कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू हैव ए गुड लाइफ. पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो नहीं खरीद सकता. अ थिंग्स ऑफ रिच दैट रिक्वायर्ड फॉर ए गुड लाइफ is given below. Which among the following are things which money cannot buy. तो मनी इसमें से क्या क्या चीज़ें नहीं खरीद सकता? That is full protection from infectious disease, high quality education, luxury home, a pollution free atmosphere in every part of country. Sir, both first and second. Sir, first वाला. Sir, first and fourth वाला. हाँ, that is a Sir, D है, sir, D. फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए. चेक कर लेते हैं.
डी है फर्स्ट एंड फोर्थ. So money cannot buy pollution free environment and full protection from infectious disease. Money cannot buy full protection from infectious disease. कोरोना भी तो infectious disease है. Yes, sir. Disease and that is contagious disease कही जाती है, and pollution free environment. तो ये सारी चीज़ें मनी नहीं खरीद सकता. अब देखिए HDI stands for Human Development Index and it focuses on following options. HDI किस किस पे फोकस करता है? यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग और नेशनल इनकम, ऑल ऑफ चेक करते हैं. All of the above, sir. डी है ऑल ऑफ द अबव. यानी नेशनल इनकम भी होनी चाहिए, ग्रॉस इनरोलमेंट, सभी लेवल ऑफ स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग और जो हाई लेवल स्कूलिंग है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए. अगर ये 3 चीज़ें ज़्यादा हैं तो कहा जाएगा HDI इंडेक्स ज़्यादा है. केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. उसका क्या रीज़न है? Sir, education ज़्यादा है, sir. केरला हैज़, तो उससे क्या होगा? लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. छोटे बच्चे जन्म के समय जो मृत्यु होती है, बाल मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट. तो रीज़न क्या बताएं? Rate मतलब? मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर. Sir, मतलब बचपन दर, हाँ, मतलब जो बच्चा साल भर के अंदर मर जाए तो माल न्यूट्रिशन की वजह से. तो केरला में क्या है? इट हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट का मतलब शिशु. बिकॉज ऑल द गर्ल्स आर ट्रेन्ड एट द प्राइमरी लेवल टू लुक आफ्टर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज इन केरला. ये बात भी सही है, सब जगह आप देखो नर्स केरला की होती हैं. बिकॉज केरला हैज़ वेरी हाई फीमेल लिटरेसी रेट एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन. केरला's good climatic condition help infant to survive. क्या आंसर ठीक होगा? बी ठीक बता रहा है. लो, because all the girls are trained in primary school level schooling to look after a newborn child. तो सिर्फ C होना चाहिए ना? वो भी ठीक है, लेकिन वो रीज़न नहीं बताया जा रहा है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, बहुत सारी नर्सेज आपको केरला की मिलेंगी, लेकिन वो कह रहा है कि वो क्यों बनती हैं? बी रीज़न की वजह से ही बनती हैं, क्योंकि उनको शुरू में ही शिक्षा दे दी जाती है कि कैसे केयर करना है, क्या करना है. सो इन प्राइमरी स्कूलिंग दे हैव टू, कैसे बता दिया जाता है? दे आर ट्रेन्ड. ठीक है, एज गर्ल्स आर ट्रेन्ड इन प्राइमरी स्कूलिंग. समझ नहीं आया था. मतलब अगर शुरुआती क्लासेस में 6ठे 7वें 8वें में लड़कियों को शिक्षा दे दी जाए कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, जबकि उसके पार्ट यूरिशन से पहले, और दैट इज़ जेस्टेशन पीरियड, जब वो पेट में है तो जेस्टेशन पीरियड है, जब पेट से डिलीवरी हो गई तो पार्ट यूरिशन पीरियड है. तो उन दोनों समय में उसकी देखभाल कैसे हो, यदि इसकी समय से सही जानकारी हो जाए लड़कियों को, तो क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा आगे के जीवन काल में? तो प्राइम ट्रेड का लिखा तो ये तो फायदेमंद है ना, तो मरते क्यों हैं? तो कहाँ है? लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इसीलिए तो वहाँ कम है बाल मृत्यु दर, क्योंकि उनको पहले ही सिखा दिया जाता है कि कैसे बच्चे की देखभाल करनी है. सर मेरे को लगा कि जल्दी मर. नहीं, लो का मतलब वहाँ बहुत कम बच्चे मरते हैं. सो इन प्राइमरी स्कूलिंग किसके लिए? हाउ टू लुक आफ्टर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. हाउ टू लुक आफ्टर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. तो इतना ही रखिए और बाकी आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके, वेलकम.